होता है, इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं, पर्टिकुलर कंपनीज का ज्यादा होता है, मार्केट शेयर क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है। आप देखते हो किसी कंपनी के आगे लिखा होगा लिमिटेड, किसी के आगे लिखता है प्राइवेट लिमिटेड, लिखता है पीवीटी एलटीडी लिमिटेड लिखता है, कोई कुछ भी नहीं लिखता, हम कुछ भी नहीं लिखते, केवल खान जी रिसर्च सेंटर कुछ ही लिखते हैं नहीं, तो सबका अलग अलग होता है। तो ओपीसी वन पर्सन कंपनी, ये भी एक कंपनी होती है। तो जितने कंपनी क्या लिखते हैं पीवीटी एलटीडी या प्राइवेट लिमिटेड, इसमें एक फायदा होता है तो एक लॉस भी होता है। इसमें फायदा ये होता है कि जैसे मान के चलिए हमने कोई कंपनी खोला और हमने उसको प्रोप्राइटरशिप बना दिया, प्रोप्राइटर बना दिया। क्या बना दिया? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब है सिंगल मालिक, और इसमें कहीं लिमिटेड नहीं लगा है, यानी हमारे ऊपर सरकार बिना लिमिटेड पूछ सकती है, हमको उठा के जेल डाल देगी, छापा मार देगी, कुछ करे, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में सरकार की क्या है? लिमिट है, औकात से बाहर मत कूदो सरकार, समझा कि नहीं आ गया? तो लिमिटेड में यहां पर दो लोग होते हैं, एक कंपनी के मालिक होते हैं और एक कंपनी के संचालक होते हैं। क्या होते हैं? संचालक होते हैं, समझा कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं। मालिक जो होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। क्या होते हैं? शेयर होल्डर। और कर्मचारी जो होते हैं काम करते हैं, सीईओ मेन काम करेगा, सीटीओ टेक्निकल संभालेगा, सीएफओ बैलेंस शीट संभालेगा। तो इसमें सारी चीजें अलग अलग होती हैं, समझा कि नहीं? कभी भी कंपनी कोई गलत काम करेगी तो ये लोग पकड़ाएंगे, मालिक को कुछ नहीं होगा। और यहाँ मालिक भी वही है, संचालक भी वही है, ए टू जेड वही है। ये सब चीजों को हम लोग माइक्रो इकोनॉमी में देखते हैं, जो आपके सिलेबस की कहाँ है? बाहर का चीज। जब आप फाउंडेशन में पढ़ेंगे तब उसको पढ़ाएंगे आपको कि किस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, बोर्ड मेंबर क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है, इक्विटी क्या है, शेयर क्या है, डिविडेंड क्या है, ये सब चीजों को आपको ये सब के बारे में नहीं पढ़ना है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? मैक्रो। इसमें बड़ी बड़ी चीजों का अध्ययन करना है। देश की इकोनॉमी कैसे चलती है, जीडीपी क्या होती है, पंचवर्षीय योजना क्या होती है, किसी कंपनी की पंचवर्षीय योजना सुनिए? हाँ नहीं। इसमें हम लोग को मेनली किसके बारे में पढ़ना है? देश के बारे में, समझा कि नहीं? इकोनॉमी के बाप ज्योति कुमारी, आज जरूरी था क्या सर क्लास लेना? बहुत जरूरी था। बात समझिए, त्योहार के दिन भगवान लोग नीचे आते हैं, समझा कि नहीं? जो जिस काम में रहता है उस काम में आशीर्वाद दे देते हैं। आज के दिन बढ़ के बतियाइएगा कैसी कैसी हो तो उसी काम में आशीर्वाद दे देंगे, पटाखा फोड़िएगा तो आपको भड़काने में आशीर्वाद दे देंगे। इस समय 12 बजे का समय देखते हैं, 12 बजे का समय बढ़िया समय है एकदम, पूजा पाठ का समय, तभी भगवान लोग ऊपर से आएंगे, समझा कि नहीं? आप लोग को क्या दे देंगे? आशीर्वाद। इसलिए सब गेट खुला है सर, भगवान सब आ जाएगा, छप्पर फाड़ के चलाता है। आगे बढ़ जाए, चलिए। लड़की सबका कोई उपाय नहीं है, सब हम तो इनको कार्ड डेटा में ही नहीं रखते, हम इनको रखते ऑटोपोडा में जाके, हमको तो इसी से ऐतराज है। आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक इसमें क्या दिया? उत्पादन के कारक। मेरी ओर ध्यान से समझिए, लड़का लड़की सब लोग समझिए, आप लोग ऑर्थोपोडा ध्यान से समझिए। देखिए उत्पादन का मतलब है किसी चीज की प्रोडक्टिविटी। उत्पादन कई तरह से हो सकता है, मतलब मान के चलिए कि कोई सैलून वाला है, वो उत्पादन कर रहा है, वो भी उत्पादन कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है। आपके बाल बड़े हो गए थे, सेवा करके सर्विस करके खूब अच्छा बना दिया कि नहीं बना दिया? लड़की सब कभी बाल कटाता है, सब भी कटवाती है, सब लड़का भी कर, अरे नहीं कटवाती तो बरगद की तरह से हो जाता है, मतलब वो सबका तो और झमेला वाला होता है यहाँ पर। हाँ, क्लास के सामने ब्यूटी पार्लर है, लेकिन यहाँ सर्विस हो रहा है। यहाँ घोड़ा घोड़ी गधा बकलू सबका सर्विसिंग करके पीठ ठोक ठाक के एकदम सीधा करके जॉब में भेजा जाता है। हम भी एक तरह का उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन दो तरह से हो सकता है, या तो वो दिखेगा या तो ससुरा फील होगा, या तो दिखेगा या तो फील होगा। जो दिखेगा उसे कहते हैं दृश्य मद। क्या कहेंगे? दृश्य मद मतलब समान, जो नहीं दिखेगा अदृश्य मद। क्या हो गया? अदृश्य। आप किसमें बैठे? अदृश्य मद। दिखता है? नहीं दिखता है। हाँ, अब ईंटा का चिमनी रहेगा तो दृश्य मद, पकौड़ी छानेगा दृश्य मद। समझा कि नहीं? ज्यादा पैसा जानते हैं किसमें कमाया जाता है? अदृश्य मद में। किसमें? अदृश्य मद में, क्योंकि ससुरा इसमें कुछ दिखता ही नहीं है और एक अकेला आदमी बहुते कमा सकता है। समझा कि नहीं गया? अब सिंपल सा बताइए, अगर हमको अगर पकौड़ी छानना रहे तो कितना छान देंगे? अरे कितना मेहनत लगेगा। ऐसे देख रहे हैं, जितना पढ़ाना है पढ़ा सकते हैं हम लोग, किसी कोई दिक्कत? तो किसी भी चीज का आप उत्पादन कर सकते हैं, या तो दृश्य मद का करिए या तो अदृश्य मद का करिए। जैसे ताजमहल देखिए, ताजमहल को जो देखने आते हैं उससे इनकम होता है, वो दृश्य है या अदृश्य? अदृश्य। पता ही नहीं चलता उस ताजमहल आएगा, देखो छोटा ताजमहल खरीदेगा, ले जाके गिफ्ट देगा किसी को। समझा कि नहीं आ गया? देखो तुमको हम क्या है गिफ्ट लाए तुम्हारे लिए। तो ये सारी चीजें क्या है? इनडायरेक्टली मतलब उससे जुड़ी रहती है। तो किसी भी चीज का उत्पादन कीजिए, सबसे पहली जरूरत होती है पूंजी की। पूंजी का मतलब होता है पैसा। इसमें दो टर्म्स का प्रयोग होगा, एक इकोनॉमिकल टर्म्स होती है और एक व्यवहारिक टर्म्स होती है। आप पूंजी नहीं जानते होंगे बट आप मनी जानते होंगे कि हमें क्या चाहिए? पैसा। अंग्रेजी में एसेट। अंग्रेजी में क्या है? एसेट। यही ससुरा टांग लड़ा देता है, क्या कर देगा? एसेट। किसी भी चीज के उत्पादन के लिए आपको क्या चाहिए? एसेट्स चाहिए। अब एसेट्स दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे ये बेंच भी एक तरह का पूंजी है, कोचिंग चलाने के लिए बेंच पूंजी है कि नहीं? तो ये फिजिकल एसेट है। कैसा है? फिजिकल एसेट। क्या है? एसेट चाहिए। पंखा वगैरह भी क्या है? एसेट है। तो हर तरह से क्या चाहिए आपको? पूंजी चाहिए। पूंजी चाहिए कि नहीं चाहिए? उत्पादन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पूंजी भी चाहिए। भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए? भूमि चाहिए एकदम, हर हाल में क्या चाहिए? भूमि चाहिए, वरना कहां उत्पादन करिएगा? कुछ ना कुछ तो जगह चाहिए। श्रमिक चाहिए कि नहीं चाहिए? श्रमिक मतलब लेबर होना चाहिए। श्रमिक नहीं रहेगा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हमें कोई होटल खोलना है, उसमें हम समोसा छानेंगे, समझा कि नहीं? क्या खैनी का समोसा,
पनीर समोसा, आलू समोसा, दुनिया में खैनी समोसा, जितना पियक्कड़ आएगा सब खाएगा। चटनी की जगह दारू बिहार में बहुत चलेगा। तो ध्यान दीजिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। उस पूंजी के बाद हमें क्या चाहिए? भूमि चाहिए। दुकान वगैरह लेंगे, या तो हम खरीदेंगे या तो हम भाड़े पे लेंगे, दोनों में से कोई एक तरीका हो सकता है। अमूमन लोग भाड़े पे ही लेते हैं। श्रमिक चाहिए, जो एक सामान ले आने वाला, लोगों को सर्व करने वाला, पकौड़ी छानने वाला, ये चाहिए कि नहीं? श्रमिक चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है। जैसे हम भी देखिए, हमारा ही कोचिंग है, पूंजी लगा है कि नहीं लगा है? बहुत पूंजी लगा है ससुरा इस कोचिंग में, बहुत जाते हैं यहाँ पर। भूमि लगा है, 5-5 गो हॉल है, लाइब्रेरी है, ऑफिस है, लड़की सबके बैठने के लिए वेटिंग रूम है यहाँ पर। पहले उसमें गाय रहती थी, पहले देखो बात समझ, लड़की सब अपने वेटिंग रूम में बैठी है कि नहीं? अभी लगता है गाय रहती थी, वैसा घर नहीं होगा। वैसे लड़की उसमें कई लाख रुपया लगा है, उसमें हम ही जानते हैं, वैसा घर नहीं होगा। वही हम आप लोग को भी करते हैं। अभी बेरोजगारी, जिंदगी बहुत खराब होती है, और जब आपका जॉब हो जाएगा ना, तो वैसे एकदम लाइफ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे उस रूम में पहले गाय रहती थी, अभी उस रूम में एकदम सजा के एसी उसी सब बढ़िया फिट। एसी अभी लगा नहीं है, ठंडी का दिन है इस वजह से, लेकिन गर्मी के दिन में एसी लगेगा, चलेगा नहीं, हम पहले बता देते हैं। तो भूमि का जरूरत है कि नहीं है? लाइव वाले लड़कों को तो पता नहीं, बट पटना वालों को, लड़कों के लिए कोई सुविधा नहीं। खड़ा होता है जहां मन, यो नहीं पता कि उसको खड़ा कहाँ रहना है, अपने से जगह देख लेता है। लेकिन लड़की के लिए खूब बढ़िया वीआईपी सोफा वोफा सब लगा रहता है बैठने के लिए। भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। पहले ऑफिस में अपना लड़की सबके लिए फूल लगाए थे इस टाइप का, नोच के सब घर ले गई सब, और वो फूल गायब नहीं हुआ है, नोच के उसको टकला कर दी सब। यहाँ पर ओरिजिनल पहले लगाए थे तो खूब अच्छा खिलता था, फूल ले गई बकलोल कहीं सब, इसलिए नकली लगाना पड़ा। नकलियों को नोच देती थी सर, बैठेगी अब आइए नोचते रहेंगे। हाँ खाना अच्छा था, नोच दियो आगे बढ़े। चलो ध्यान देते हैं। चौथा नंबर पे आता है उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। कौन होता है? उद्यमी। क्या होता है? उद्यमी। ये 4 लोगों की जरूरत है इस कोचिंग में। अगर ध्यान देंगे तो श्रमिक बहुत ज्यादा है। ऑपरेटर है, ऑफिस है, इंक्वायरी है, टाइपराइटर है, पीडीएफ है, टेक्निकल टीम है, ग्राफिक्स बनाने वाला है, दुनिया भर का इसमें क्या है? श्रमिक है। उन श्रमिकों में से हम भी श्रमिक हैं। अब मुख्य श्रमिक यहाँ कौन है? हम। क्योंकि सारे श्रमिक आएंगे, जिस दिन हम नहीं आएंगे उस दिन सब श्रमिक बैठा जाएगा सब। तो हम भी क्या है? श्रमिक। श्रमिक के साथ साथ हम क्या है? उद्यमी भी है, क्योंकि सारा पैसा किसका है? मेरा ही है। तो हम श्रमिक के साथ साथ क्या है? उद्यमी भी। तो किसी भी चीज के उत्पादन के लिए कितने चीजों की जरूरत है? ये चारों याद रखिएगा, ऑप्शन में आपके 4 ही रहता है, ठीक है? इसमें एक कोई गायब करके दूसरा लगा देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा उत्पादन के कारक नहीं है। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन फैक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। सबसे पहले क्या चाहिए? उसके बाद भूमि, उसके बाद श्रमिक, उसके बाद उद्यमी। समझ आ रही कि नहीं? अब जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी एक से एक टाटा कंपनी बना रखा है। टाटा ने अभी एयर इंडिया को खरीद लिया, पूंजी दिया कि नहीं दिया? कितना में खरीदा है? 20,000 करोड़ लगभग। हाँ 18,000 करोड़, 20 से 18,000 करोड़ प्रतिदिन उसको घाटा लगता है। कितने में खरीदा? 18,000 करोड़। कितने में खरीदा? 18,000। उसको भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। एयरपोर्ट पे जहाज को खड़ा करने के लिए प्रतिदिन हैंगर चार्ज देना पड़ता है, हैंगर चार्ज एयरपोर्ट को। और अगर आप हैंगर चार्ज नहीं दीजिएगा ना, तो एयरपोर्ट से आपको जहाज को बाहर फेंक देगा, ले जाओ गोदाम में। यहाँ पर मजबूरी में देना पड़ता है क्या चीज? हैंगर चार्ज। तो भूमि का भी देना पड़ता है। पायलट, एयर होस्टेस, फ्यूल, ग्राउंड फोर्स दुनिया भर का रखना पड़ेगा कि नहीं? सब रखना पड़ेगा। अब मालिक कौन हो जाएगा? टाटा। टाटा को जहाज उड़ाने आता है? नहीं, लेकिन जेआरडी टाटा को आता था पहले, जो थे जेआरडी टाटा को। समझा कि नहीं? पहला लाइसेंस उसी के पास था। भारत में एयरलाइन उन्होंने चालू किया। समझा कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? जियो कंपनी देखिए, पूंजी लगाया जियो, भूमि खरीद के टावर लगाया, ऑफिस बनाया दुनिया भर का, कस्टमर केयर को बैठाया वहां पे। मैं जियो कंपनी से बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ। और उद्यमी कौन है? अंबानी। तो उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप इन चारों में से किसी एक को हटाइए, उत्पादन बंद हो जाएगा, कंफर्म बंद हो जाएगा। समझा कि नहीं? आ गया? आगे बढ़े। यही काम आता है 2 चीजें, एक होता है प्रोप्राइटर, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड। प्रोप्राइटर में सिंगल मालिक होता है, इसमें एक ही आदमी क्या होता है? मालिक होता है। तो कंपनी में जितना पैसा वो किसका? इसी का। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी आदमी एक्चुअली लिखता नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें क्या होता है? एक मालिक नहीं होता है, उसमें मालिक क्या होता है? कई ज्यादा होते हैं। तो उसमें शेयर बांटना पड़ता है कि हम 90% के मालिक, ये 20% के मालिक, ये 10% के मालिक। तो इसमें यह होता है कि अगर मान के चलिए प्रोप्राइटर कंपनी है और मालिक मर गया तो कंपनी गई। जैसे किराने की दुकान है, किसी का मर गया तो कंपनी गई। रतन टाटा बाल बच्चे हैं? नहीं है। इनकी भी उम्र अभी बहुत ज्यादा हो चुकी है, भगवान करे अमर हो जाए, लेकिन वास्तविकता तो यह है नहीं। लेकिन इनकी भी उम्र है। कल को दिन रतन टाटा नहीं रहेंगे तो क्या टाटा कंपनी बंद हो जाएगी? लेकिन प्रोप्राइटर रहता तो बंद हो जाता। बंद नहीं होता फिर भी, लेकिन बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तब बनाया जाता है जब कंपनी बहुत बड़ी हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मालिक से कोई खास बहस नहीं होता है, मालिक चेंज भी हो सकते हैं, उनके पास क्या हो सकता है? शेयर हो सकते हैं। तो उद्यमी कराना जरूरी है। समझ आ गया? उत्पादन के कितने कारक? चारों याद रहेंगे, लाइव वाले बोलते रहेंगे लोग। एक नंबर भूमि, उद्यमी। आगे बढ़। किसी भी चीज में आप खेती करते हैं तो उसमें पूंजी चाहिए, बीज बोने के लिए, खाद डालने के लिए, पानी डालने के लिए, कटिया करने के लिए क्या चाहिए? पूंजी। पूंजी के अलावा भूमि चाहिए कि गमला में गेहूं बोएंगे? वो भी जो भूमि लेगा तो भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए? श्रमिक चाहिए, उद्यमी चाहिए। अमूमन जिसका खेत होता है वही उद्यमी हो जाता है, और वही क्या हो जाता है? श्रमिक। समझ में नहीं आ रहा है? वो क्या हो जाता है? प्रोप्राइटर। पब्लिक लिमिटेड बना के क्या खेती कीजिएगा? दुनिया में जो भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिखती है, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी की सारी कंपनी
एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एमसीए में रजिस्टर्ड होती है। कोई भी कंपनी को किस दिन कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, कितने कर्मचारी हैं, क्या है, ये छुपा ही नहीं सकता है। आप जाके एमसीए के साइट पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कंपनी का मालिक कौन है, क्या है क्या नहीं है। हमारा नाम जब खोज रहा था सब लोग, तो एमसीए के साइट पे जाके खोज रहा था खान सर का असली नाम क्या है, क्योंकि एमसीए साइट पे मिल जाता मेरा असली नाम क्या है। ओकरा पता ही नहीं कि हम प्राइवेट लिमिटेड बड़ी नहीं किए वहां मिलिए नहीं रहा, खान जी रिसर्च सेंटर मिल रहा था, मैं सोच रहा खोज वहां से। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े, चलिए। प्राइवेट लिमिटेड के बारे में समझ में आ गया आप लोगों को, प्रोप्राइटर समझ में आ गया, सिंगल मालिक क्या कहलाता है, और कई मालिक रहेंगे तो उत्पादन के कितने कारक, पहला बोलिए, बहुत फायदा होता है प्राइवेट लिमिटेड का। बाहर की कंपनी कभी भी प्रोप्राइटर में कोई आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, क्योंकि आप अकेला मालिक है। और प्राइवेट लिमिटेड बना देंगे ना तो लोग आपके पार्टनर बनेंगे, आप भागीदारी बनेंगे, और आपको क्या करेंगे, आपको मान के चलिए आपको आइडिया है बिजनेस का, लेकिन पैसे नहीं है, तो आपने अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया तो किसी दूसरे से भी कहिएगा तुम हमको 10 करोड़ दो ना, हम तुमको 2% 5% शेयर दे देंगे, तो देखेगा कि आपके 2% शेयर की वैल्यू ठीक है कि नहीं। जैसे मान के चलिए गूगल कहता है कि हमको अभी पैसे की जरूरत है, कोई हमको पैसा दे और हमारा 2% का शेयर ले ले, समझ रहे गूगल के पास कितना पैसा है, बहुत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें काम आती है उसमें। आगे बढ़ जाए सर, आप दो दिख रहे हैं, नींद में है तुम, हम दो को दिख रहे हैं उसको। आगे बढ़ जाते हैं, पूंजी के उत्पादन के साधन समझ में आ गया कितने होते हैं। अब इसके बाद अर्थव्यवस्था पूछता है। अर्थव्यवस्था में ध्यान से समझिए, अर्थव्यवस्था किसी भी देश को चलाने के लिए जरूरी होती है, एक बड़े से आबादी को हैंडल करने के लिए। तो किसी के पास 3 तरह की व्यवस्था होती है। एक होती है पूंजीवादी, ये कुछ हद तक सही भी होती है पूंजीवादी। इसमें हर एक चीज क्या होती है, प्राइवेट होती है। उत्पादन के सभी 4 कारकों पर, सुनिए ध्यान से, उत्पादन के सभी 4 कारकों पर यदि किसी प्राइवेट यानी निजी व्यक्ति का हाथ हो, उत्पादन के सभी 4 कारकों पर यदि किसका हाथ हो, निजी व्यक्ति का हाथ हो, तो इस कंडीशन में वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, प्राइवेट। उत्पादन के कितने कारक, 4, यानी पूंजी भी किसका, प्राइवेट का, जमीन भी प्राइवेट, कर्मचारी भी प्राइवेट, मालिक भी प्राइवेट, तो क्या कहलाएगी, पूंजीवादी। अमेरिका क्या है, पूंजीवादी, अमेरिका पूंजीवादी, समझ गए। वहां सारी चीजें क्या चलती है, प्राइवेट। गूगल किसका है, प्राइवेट, गूगल जिस जमीन पे कर रहा है खुद ही खरीदा हुआ है, कर्मचारी भी प्राइवेट। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हर चीज क्या होता है, प्राइवेट। उसके बाद होता है समाजवादी, क्या होता है, समाजवादी। समाजवादी में हर एक उत्पादन के सभी 4 कारकों पर किसका हाथ होता है, सरकार का। जैसे रेलवे में पूंजी किसकी, सरकार की, जमीन किसका, कर्मचारी किसके, उद्यमी यानी मालिक कौन, सरकार। समझ गया, आगे बढ़ जाए। ये तुम लोग क्या बोल रही है ज्योति कुमारी, आज क्यों पढ़ा रहे हैं सर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। समाज में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है, समाज, हम लोग आते हैं मिश्रित में। हम लोग किसमें आते हैं, मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी में। इसे कैपिटलिज्म कहते हैं, इसे सोशलिस्ट कहते हैं, इसे मिक्स्ड कहते हैं। इसमें प्राइवेट आदमी क्या भी होता है, सरकारी भी होता है, प्राइवेट और सरकारी दोनों होते हैं। समझा गया कि नहीं, मिश्रित। जैसे ध्यान से, एयर इंडिया पहले, अब तो एयर इंडिया की एग्जांपल कौन थी, सरकार के पास जहाज ही नहीं बचा, सरकार के पास जहाज खत्म हो गया, इसका एग्जांपल नहीं दे सकते। बस देखिए, सरकारी भी बस चलती है, सरकारी बस के उत्पादन में कितने कारक, 4। बस में पूंजी किसका, बस जहां खड़ी होगी जमीन किसका, सरकार, यानी सरकारी बस स्टैंड रहता है वहां पर, सरकार का। श्रमिक उसमें सरकारी, उद्यमी सरकार। प्राइवेट बस भी चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। तो भारत में दोनों चीज होती है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है आराम से। यहाँ पर सरकारी मास्टर है, प्राइवेट मास्टर, दोनों टाइप के मास्टर। ज्यादा सही कौन होता है, दोनों सही होता है, बट प्राइवेट वाला पढ़ाता है, सरकारी पढ़ाना नहीं चाहता है। सही तो दोनों होता है, लेकिन वो पढ़ाना ही नहीं चाहता है, जिसके कई रीजन है। एक, उनका मोटिवेशन लेवल का कम होना। दूसरा, सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है। आप विश्वास कीजिएगा, सरकारी मास्टर कितने अच्छे होते हैं। आईआईटी कॉलेज में जितने मास्टर हैं सब कैसे हैं, सरकारी। एम्स में जितने डॉक्टर हैं सरकारी, इसरो में जितने कर्मचारी हैं सरकारी, डीआरडीओ में जितने हैं सरकारी हैं। तो कैसे कह सकते हैं सरकारी खराब, वो पढ़ाना चाहते हैं। सरकार आईआईटी पे पैसे भी खर्च करती है, लेकिन सरकारी स्कूल की बिल्डिंग नीचे धंसती रहती है। तो एक मोटिवेशन, एक एथिक्स की भी कमी हो जाती है यहाँ पर। तो हम लोग दोनों में आते हैं, समझ। अब एक होती है द्वैध अर्थव्यवस्था। द्वैध अर्थव्यवस्था हम लोग इसी में आते हैं, मिश्रित। लेकिन एक द्वैध अर्थव्यवस्था होती है, द्वैध अर्थव्यवस्था, डुअल इकोनॉमी, द्वैध अर्थव्यवस्था। द्वैध अर्थ, भारत किसमें आएगा, द्वैध अर्थ। मतलब इसमें होता है पुरानी विधि को भी अपनाई जाती है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जाता है। तो भारत में आपको हर चीज में दोनों देखने को मिलेगा। खेती में पंजाब में चले जाइएगा मॉडर्न, बिहार में चले जाइएगा वही चौपट पुरानी विधि और कोई टेक्नोलॉजी नहीं। तो जब कभी भी दोनों एक साथ देखने को मिले तो उसे क्या कहते हैं, द्वैध। क्या कहेंगे, द्वैध। नई व्यवस्था भी और पुरानी व्यवस्था दोनों एक साथ देखने को मिल गई, द्वैध अर्थ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारे यहाँ ये देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, हर जगह देखने को, हर डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। आप देखिए हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, जिसमें आराम से आप जाके भूतहा फिल्म का शूटिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो पुरानी परंपरा से चल रहा है। और यही भारत है जिसमें आईआईटी जैसे संस्था भी है, जहां से एक इंजीनियर बन के निकले हैं, एम्स से एक। तो दोनों हमारे यहाँ, तो हम लोग किसमें आते हैं, लेकिन एक होता है समानांतर अर्थव्यवस्था। समांतर अर्थव्यवस्था, समांतर अर्थव्यवस्था समझा गया? कौन सी अर्थव्यवस्था? काला धन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है?
काला धन को कहा जाता है। ये देश की अर्थव्यवस्था को क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, मान के चलिए कि बाजार में बहुत ज्यादा क्या बढ़ चुकी है, महंगाई। बाजार में महंगाई क्या हो चुकी है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों के पास अब पैसे ज्यादा है। महंगाई का मतलब होता है कि लोगों के पास पैसे क्या है, ज्यादा है। इसलिए सरकार इन पैसों को कम करना चाहिए। तो क्या करेगी सरकार, लोन का परसेंटेज रेट बढ़ा देगी। कहेगी कि कार पर जो, देखिए अभी क्या होता है, लोगों के पास, किसी के पास 10 लाख रुपया है, ठीक है, अब उसको कार खरीदनी है तो 10 लाख रुपया में कार खरीद सकता है, लेकिन खरीदेगा नहीं। वो 10 लाख में 2 लाख रुपया खुद दे देगा और 8 लाख कहेगा कि बैंक से दे दो, और बैंक उसको 8 लाख रुपया देगी 10% के ब्याज पर, 12% के ब्याज पर। बहुत नॉमिनल ब्याज होता है 10-12%। वो भी साल भर बाद, मान के चलिए 1 लाख रुपया बैंक देगी तो 1 साल बाद आएगी तो 1 लाख रुपया और 10,000 रुपया आपसे ब्याज लेगी, तो नॉमिनल ब्याज हो जाता है। जबकि गांव में लीजिएगा तो 5% महीना मानता है, तो 12-25 60% पर। गांव में ब्याज कितना मिलता है, 60% सालाना, महीना 5% तो सालाना 60%। तो सरकार कहती है कि लोगों को क्या मत दो, ब्याज मत दो। लोगों को बैंक, अब मान के चलिए बैंक कहना बंद कर दे कि हम पैसे नहीं देंगे कार खरीदने के लिए, लोग कार खरीदेंगे। कार की बिक्री में आधा से ज्यादा का गिरावट आ जाएगा। आज जिसको देखो धाए से गाड़ी खरीद लेता है, तो जब 5 लाख रुपया ध्यान दे निकाल दिया स्कॉर्पियो, और बैंक नहीं रहेगा तो लिए 13-14 लाख। तो लोग कहते हैं कि 13-14 लाख कौन फंसाएगा, समझा कि नहीं? क्या सब पोल खोल दीजिए सर आप। अरे बकलोल है तो ब्लॉक करो जी 2-4 को, कौन सी नहा है करके वो। हाँ हाँ हाँ, अरे क्वेश्चन बोलो ना, तुम समझाओ नहीं सीधा, तुमको किस चीज पे डाउट है? मेजॉरिटी अगर प्राइवेट हो गया तो पूंजीवादी कहेंगे। अमेरिका में मेजॉरिटी चीजें प्राइवेट है, ऐसा नहीं कि हर चीज प्राइवेट है। नासा उसका सरकारी है, ठीक है, तो मेजॉरिटी की बात होती है। मेजॉरिटी अगर प्राइवेट है तो पूंजीवादी, मेजॉरिटी सरकारी है। बाबू अब कंसेप्ट से बहुत दूर है, बढ़िए बढ़िए। इनका कहना है कि हम बस वो सब खरीद लिए प्राइवेट है, लेकिन सड़कियां तो सरकारी है। उस हिसाब से तो पूरी दुनिया में पूंजीवादी कोई नहीं हो सकता है, सब तो सरकारी ही रहेगा। इस हिसाब से मतलब नहीं होता। मेनली ध्यान दीजिएगा पूंजी किसका लगा है, मेन ध्यान किस पे देना है, पूंजी पे। अगर पूंजी प्राइवेट है तो क्या हो जाएगा, पूंजीवाद। अब पूंजी सरकारी है तो समाजवादी। और मेजॉरिटी ध्यान देना है, अमेरिका में मेजॉरिटी की चीजें क्या है, हाँ आगे बढ़े। पूंजीवादी और इसमें समझ, डीआरडीओ सरकारी चीज होती है बाबू, प्राइवेट नहीं। समानांतर अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, काला धन। सरकार को यदि महंगाई को क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो सरकार बैंकों पे नकेल कर देती है कि लोगों को तुम लोन मत दो। लोन नहीं दोगे ना, इस ससुरा का खुद का पैसा खर्चा हो जाएगा, और जब खुद का पैसा खर्चा हो जाएगा तो फूंक फूंक के कदम रखेगा। तुम ससुरा उसके पास 10 लाख रुपया था, 10 लाख में गाड़ी खरीदा ना, तो गाड़ी जब भर ले आता 10 लाख का 10 लाख लगा के, तो चेहरे पे खुशी नहीं टेंशन होता। 10 लाख रुपया गाड़ी खरीदी है, कोई इमरजेंसी आएगा तब, बेटा बेटी को पढ़ाना है, पत्नी बीमारी रहती है, क्या होगा, उसके चेहरे पे टेंशन रहे। लेकिन इस ससुरा बैंक वाला वो क्या 10 लाख में गाड़ी खरीदा है ना, तो कहा 2 लाख आप दीजिए ना, 8 लाख हम दे देंगे। तो अगर गाड़ी का गाड़ी आ गया, अब बच गया कितना रुपया, 8 लाख। आते पूजा पाठ कराएगा, बढ़िया से टीकेगा, मिठाई है, मिठाई ले आया ससुरा। अब जब गाड़ी खरीदने जाएगा, और गाड़ी खरीदने के बाद जब मिठाई खरीदेगा तो रेट नहीं पूछेगा कैसे किलो, मिठाई पैक के लिए 5 किलो। तो आओ देखेगा, बारे बाई एक नंबर 150 वाला मिठाई को कहेगा 250 में बेचे हैं, आपको 200 में दे देंगे। तो इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, पैसा। बैंक पैसा को सप्लाई कर देती है, करिए बैंक दुश्मन है, ये बोली है, मारो उसको। अब मेन चीज पे जाइए अपनी, पैसा। बैंक दुश्मन नहीं है, बैंक का पैसा खत्म कर दीजिए। तो मेन क्या है, पैसा। जहां पैसा आया इंसान के अंदर अकड़ आ जाता है। सिंपली बात बताते हैं, करप्शन भी यही। एक नॉर्मल आदमी को है मोटरसाइकिल पे क्या किया, हेलमेट की वजह से पुलिस ने क्या कर लिया, पकड़ लिया। वो बेचारा मैनेज करेगा, साथ छोड़ दीजिए, ये है वो है दुनिया। किसी करोड़पति को पकड़ लिया तो अरे तू हमारा गाड़ी पकड़ा रहे, जितना सैलरी होता है कितना पैसा लेगा, 2 करोड़ 3 करोड़ का, उसको ही पता है कि 3 करोड़ पेनल्टी कहां से काट लेगा। तो पैसा बहुत खतरा चीज होता है। तो काला धन उस धन को कहते हैं जिसका सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं रहता। तो बताइए समानांतर अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, काला धन। काला धन अगर आ गया तो आपकी अर्थव्यवस्था को क्या कर देगा, चौपट कर देगा। आप बताइए महंगाई को कंट्रोल करना है तो पैसे के फ्लो को बढ़ा देंगे कि रोक देंगे? जैसे रोक देंगे तो लोग महंगाई को क्या कर लेंगे, खुद ही कंट्रोल कर देंगे। तो सरकार क्या करती है, रोक देती है। बैंकों को कहती है लोन मत देना, बैंकों को क्या कर देती है, लोन मत देना। सब आदमी जिस दिन अपने पैसा से करने लगेगा ना, उस दिन समझ में आ गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखेंगे, दिल्ली मुंबई में बन गई, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग देखे, सैमसंग कंपनी और जीसीसी गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये सब मिलकर बनाई है सर। आपको पता है इन सब बनाने में केवल इनका 10% पैसा खर्चा हुआ है, बाकी 90% किसने दिया, बैंक। बैंक नहीं देता तो बुर्ज खलीफा बन गया रहता, नहीं बनता। बहुत जरूरी होता है कि पैसे को आप क्या करें, कंट्रोल करके रखें। पैसे को खुला छूट नहीं देना है। अब पैसे को कंट्रोल, काला धन कैसे होगा, बहुत ध्यान से समझिए। मान के चलिए कि आपने 1 करोड़ रुपया कमाया और उस पर सरकार को 30% यानी 3 लाख रुपया, 30 लाख रुपया क्या देना था, टैक्स। लेकिन आप टैक्स को चोरी करने के चक्कर में इधर टैक्स नहीं दिए, इधर उधर फंसा दिए, झूठे बीमार पड़े नहीं है, दिखा दिए कि हम क्या थे, बीमार थे, ये वो करके पैसा खपा दिए। तो आपने क्या रख लिया है, काला धन रख लिया। अब सरकार चाहती है कि बैंकों को कहेगी कि तुम लोन मत दो ताकि लोगों के पास पैसे ना जा पाए। तो सरकार ने क्या कर दिया है, लोन को महंगा कर दिया या लोन मना कर दिया। तो जितने अमीर धनाढ़ लोग हैं जो क्या रखे हैं, काला धन, वो कहेंगे हम ही से ले लो ना 2% पे, हमसे क्या ले लो 2%। तो सरकार ससुरा महंगाई कंट्रोल कर रही है, किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। आई जो काला धन वाले हैं सब पैसा क्या कर देंगे, मार्केट में छोड़ देंगे। आप ही बताइए, आज भी लोगों को अगर जरूरत पड़ती है तो इसके पास, बैंक के पास जाते हैं, साहूकार के पास जाते। आइए साहूकार क्या है सर, काला धन लेकर
वो समानांतर अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, इसलिए महंगाई का रेट क्या हो जाता है, भागते जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा। द्वैत अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, पुरानी और नई, समानांतर अर्थव्यवस्था, कालाधन। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपने दोनों में लिखा हुआ है आपका समानांतर अर्थव्यवस्था और कालाधन। वैसा धन जिसमें टैक्स नहीं दिया उसे क्या कहेंगे, कालाधन। आगे बढ़ जा, अब आगे आते हैं इनकम पर। इसका एग्जाम्पल, समानांतर अर्थव्यवस्था हर देश में, कालाधन का कौन देश है, भारत में बहुत ज्यादा क्या है, कालाधन, बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या है, कालाधन हो जाता है। आगे बढ़े, उत्तरी कोरिया की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसकी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था, ये जीडीपी में बताएंगे। जब किसी अर्थव्यवस्था पे आयात निर्यात को बंद कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था, वो जीडीपी में पढ़ेंगे। अब इनकम देखते हैं, आय, इनकम ध्यान से समझिए, इनकम को हिंदी में क्या कहते हैं, आय। किसी सामान को बेचकर या किसी सर्विस को बेचकर, यानी दृश्य और अदृश्य को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, आय। उससे जो इनकम पैसे आते हैं उसे क्या कहेंगे, आय। जैसे समोसा वाला आपको दृश्य बेच रहा है या अदृश्य बेच रहा है, और हम आपको अदृश्य। डॉक्टर अदृश्य, डॉक्टर दोनों बेचता है, दृश्य और अदृश्य दोनों बेचता है। जब इंजेक्शन लगाया दृश्य, टेबलेट खिलाया दृश्य, अपना फीस मांगा अदृश्य, अपना फीस मांगा अदृश्य, समझ गए कि नहीं, डॉक्टर दोनों, और हम लोग केवल अदृश्य, हम लोग केवल क्या लेते हैं, अदृश्य, समझ गए क्या, उसी में इंक्लूड रहता पीडीएफ तक। फैन बंद कैसे होगा, अब उधर एक स्टूल दे दो तो उधर बैठ जाए, आप उधर बैठ जाइए, ठंडा लग रहा है आपको, वो खाली वहां आके बैठ जाइए। उस सीरीज में फैन होता है ना, एक साथ पूरा लाइन बंद हो जाएगा, चली जाइए उधर, वहां कुर्सी है ना, वहां बैठ जाइए आप, पंखा बंद करें। इनकम समझ आ रहा है, इनकम में एक होता है मौद्रिक आय, मौद्रिक आय, मौद्रिक आय किसे कहा जाता है, इसे मॉनेटरियल इनकम कहते हैं। हमारी टोटल सैलरी क्या कहलाती है, टोटल इनकम मौद्रिक आय, टोटल इनकम मौद्रिक आय। लेकिन इसके ये टोटल इनकम किसी काम का नहीं रहता है, इसमें हम लोग आते हैं डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। हमारा जो टोटल इनकम हुआ है, मान के चलिए कोई आदमी 1 लाख रुपया कमाया है, उसका टोटल इनकम कितना है, 1 लाख, वो टोटल इनकम क्या कहलाता है, मौद्रिक आय। लेकिन उस ससुरा के ऊपर क्या लगा रहेगा, टैक्स। जब तक आपने टैक्स नहीं दिया है, जब तक आपने टैक्स नहीं दिया है, तब तक आपका इनकम काला धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, काला धन कहलाएगा, और आपको तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिस दिन आपने टैक्स दे दिया उस दिन आपका धन व्हाइट मनी। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति ने बड़ा मेहनत से 1 करोड़ रुपया कमाया, ये 1 करोड़ उसका क्या है, मौद्रिक है, लेकिन उस पर लगेगा 30% इनकम टैक्स, तो उसका प्रयोज्य आय कितना होगा, 70 लाख, 70 लाख, 30 लाख रुपया कौन लेगा, सरकार। अगर इस व्यक्ति ने ये 30% टैक्स नहीं दिया तो क्या कहलाएगा, काला धन। सोच रहे हैं लोग चोरी क्यों करते हैं, इतना हुमच के टैक्स लेती है। और यह व्यक्ति जो 30 लाख रुपया टैक्स दिया ना, ये अगर 10 रुपये दवा की कमी से मर जाएगा ना, तो सरकार उसको कुत्ता बराबर पूछने नहीं आएगी। इसलिए देश में लोग चोरी करने लगते हैं। एटलीस्ट जो टैक्स देता है उसको सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। बताइए 1 करोड़ रुपया कमाया और टैक्स कितना दिया, 30 लाख, अगर ये 5 रुपया की कमी से मर जाएगा ना तो इसको कोई नहीं पूछेगा। ये आलोचना, इसलिए लोग क्या करते हैं, टैक्स में चोरी करने लगते हैं। टैक्स कैसे चोरी करेगा, कमाया कितना दिखाएगा, 20 लाख कमाया, कितना कमाया, 20 लाख। अब लो 30% टैक्स लो, कितना हो जाएगा, 2 लाख। 20% अगर मान के चलिए 1 करोड़ कमाया, अगर ये इसने कह दिया कि नहीं हमने 20 लाख कमाए, तो 20 लाख का क्या होगा, 6%, सॉरी 30% क्या लगेगा टैक्स, कितना लाख, 6 लाख। पहले टैक्स कितना था, 30 लाख, अभी कितना है, उसको कितना का फायदा, 24 लाख, कितना का, 24 लाख का। और अगर इस 24 लाख को छुपाने के लिए उसको 4 लाख इधर उधर खिलाना भी पड़ गया तो भी उसको क्या दिक्कत है, फायदा है कि नहीं। अब ये चोरी कैसे होगा, मेन मुद्दा तो यही है। ये सोच रहा 1 करोड़ 20 लाख दिखेगा कैसे, इसका एक रास्ता, अरे स्विस बैंक सर्च कीजिए यार, नहीं ले सकती, स्विस बैंक देगा ही नहीं। चाहे मोदी जी का 56 इंच का सीना हो, चाहे 80 इंच का, बस हाथ में रह जाता है 56 इंच। वहां जाके स्विस बैंक में बोल नहीं सकते हैं, किस पे तो पता नहीं चलेगा स्विस बैंक में किसका कितना पैसा है। उतना पता रहता, बकलोल कहीं का डाटा पता रहता तो स्विस बैंक काला धन कहलाता। उसमें कैसे पैसा ले जाया जाता है किसी को आज तक नहीं पता चला। खाता होता कुछ नहीं खुलता वहां, तो कुछ लग रहा चेक से पेमेंट होता है। पहले ध्यान से सुनो लोग ना, पहले ही खत खताने लगता है बकलोल कहीं का। ध्यान दीजिए, ये 1 करोड़ रुपया है ना, इसको हम 20 लाख कैसे दिखाएंगे। अगर ये 1 करोड़ हमको कैश फॉर्म में आया है, किस रूप में, कैश। अब एक के बाद में तो कोई 1 करोड़ दे नहीं सकता। मान के चलिए डेली 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कैश के रूप में आया है। किसके रूप में आया, कैश। कैश के रूप में किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। जैसे कैश में हमने आपको 10,000 रुपया दिया, कोई रिकॉर्ड है, 10 की जगह 10 लाख भी तो दे सकते थे, कोई रिकॉर्ड है। इस तरह छोटा छोटा अमाउंट अगर कैश के रूप में आया तो वो टोटली डिपेंड हो जाता है आदमी की ईमानदारी पे कि बता कितना है, समझ में आ गया। अब वो बैल होगा ना कि जो के पास 1 करोड़ कैश आएगा, बताएगा कि हमारे पास 1 करोड़ कैश आया है, अरे बैल कहेगा, वो कितना बताएगा, 20 लाख। बाकी का 80 लाख इधर उधर कहीं ना कहीं क्या कर देगा, खपा देगा। किसी रिक्शा वाले को पकड़ेगा, जिसको देखेगा कोई आता पता नहीं है, उसका अकाउंट खुलवाएगा, अंगूठा सब लगाएगा यहाँ पर, और उसका एटीएम कार्ड अपने पास रखेगा, ओके नाम में 5 लाख, नौकर के नाम पे 5 लाख, इधर 5 लाख, ऐसे क्या करेगा, खपा देगा। सरकार को कितना दिखाया, 20 लाख। लेकिन अगर ये 20 लाख रुपया ऑनलाइन आया है तब तो सोचा सब खेल गड़बड़ हो गया। ये बताओ हम लोग के पास पैसा कैसे आता है,
हम लोग का सुनिए ध्यान से, टोटल इनकम का काहे कूदने लगता है बैल कहीं, हम लोग के टोटल इनकम का 99% हम लोग का किस में जाता है? ऑनलाइन होता है। आपका पेमेंट भी जो होता है वो कहां चला जाता है? ऑनलाइन। मतलब जैसे आप पेमेंट करते हैं अगले दिन सामने वो कहां चला जाता है? बैंक में भेज दिया जाता है। 99%। 1% ऐसा होता है जिसको हम लोग ऑनलाइन नहीं दिखा पाते हैं, मजबूरी के वश में बहुत ज्यादा, जैसे रिफंड हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, दुनिया भर का रिन्यूअल हो गया, कई टाइप के होते हैं। 1%। तो हम लोग ऑनलाइन अगर कोई चीज हो गया ना तो चोरी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए सरकार कहती है कि 2 लाख रुपया से ज्यादा का सामान अगर आपने कैसे खरीद लिया? कैश, गए काम से जेल। समझ में आ गया? तो 2 लाख से ऊपर का अगर आपको सामान खरीदना तो कैसे करना पड़ेगा? ऑनलाइन। या तो चेक से दीजिए, या तो अकाउंट ट्रांसफर करिए, या तो गूगल पे करिए, कुछ करिए, क्या करिए? ऑनलाइन। तो जब तक आप ऑनलाइन नहीं है आराम से टैक्स चोरी कर सकते हैं, जितना मन उतना दबा के कीजिए। इसमें सरकार ने और मौका दे दिया, 2000 का नोट ले आके मास्टर स्ट्रोक और दबा के काला धन रखिए। 2000 का नोट समझ में आ रहा है? इस देश में काला धन को खत्म करना है ना, तो मैक्सिमम करेंसी आप 100 रुपया के कीजिए। 100 रुपया से बड़ा नोटे मत रखिए, 100 रुपया से बड़ा नोट मत रखिए। 1 लाख रुपया रख ले में नानी मर जाएगी ससुरा के, इतना हो जाएगा। समझा कि नहीं? और धीरे धीरे इसको और नीचे लेके जाइए। कितना पे? 50 रुपये। कोई बात नहीं, आप कैश करिए, जमीन लिखाइए 1 करोड़ की, तनी कैश करके 50 और 100 के नोट से बोरा में ले जाना पड़ेगा रजिस्ट्री, हमारा धन है। लेकिन आप समझिए सरकार आपको बहुत मौका देती है, समझ रहे हैं? 2000 का नोट किस लिए है? आप बताइए, कोई मनमोहन सिंह की तरह अर्थशास्त्री तो है नहीं, या निर्मला सीतारमण जी की तरह आप कोई बहुत बड़े वित्त मंत्री तो है नहीं, लेकिन आपका दिमाग क्या कहता है? आगे बढ़े। आप बताइए, आप 2000 का नोट को क्या अलाउ करते हैं? काय को कर रहे हैं भाई? तो जब काला धन तभी है जब तक धन कैसा है? कैश। जहां अकाउंट में गया आप कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया में 2 चीज आप कभी नहीं छुपा सकते, वैसा पैसा जो बैंक के थ्रू घूम के आया है, और वैसा इंसान जो एंड्रॉइड मोबाइल चलाया है, उसे दुनिया में कोई नहीं छुपा सकता है। पल पल ट्रेस होता है आपका एंड्रॉइड मोबाइल, पल पल एकदम यहाँ पे, आप इससे छुप ही नहीं सकते। जिस इंसान के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, बाहर में गई ससुरे की प्राइवेसी, यहाँ पे कुछ प्राइवेसी नहीं है। एप्लीकेशन डाउनलोड करते समय एक्सेस दे देते होंगे, ओके ओके ओके, अलाउ 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 अलाउ, कोई चीज अलाउ मांगा पता नहीं, इतना गैलरी में से फोटो निकाल लेगा अलाउ 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 करके। समझा ये नहीं गया? प्राइवेसी इज मिथ लाइक डेमोक्रेसी। समझा गया? एक मूवी में बोलता भी इस चीज को। तो 2 चीज याद रखिए, अगर पैसा कहां से आया है? बैंक के थ्रू, चाहे वो कैश या किसी भी थ्रू, या फिर आपका आदमी एंड्रॉइड चलाया किसी, इसलिए देखेंगे बड़का बड़का जो ठेकेदार होता है सब, रोड कंस्ट्रक्शन करता होगा सब, देखो छोटका मोबाइल रखता है सर, हेलो काय लिए उमरा कोनो दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो काला धन करता है, तुम लोग के लिए कोई, तुम लोग का ट्रेस करके क्या करेगा? है कि नहीं? अब मान के चलो आप लोग को कोई किडनैप करके क्या करेगा? घर वाला कहेगा मार दो। अरे नहीं समझा? और कोई चीज छोड़ा नहीं जाएगा, 10 लाख रुपया, 2 लाख रुपया खर्चा हो गया, कितना दिन से पढ़ा नहीं, मार दो। आईफोन पे तुम क्या समझते हो? आईफोन में क्या समझते हो? मेरे पास आईफोन 12 प्रो है, ऐसे इतना बड़ा है। अब आप उसको हम खरीदे थे फरवरी के महीने में, और आज तक उसको कभी नहीं चलाए। लोल है उसमें, कोई प्राइवेसी कुछ नहीं। प्राइवेसी हमेशा आपकी बेवकूफी से जाता है। प्राइवेसी कभी भी किसी भी चीज में, गूगल की भी प्राइवेसी खराब नहीं होती है। आप पासवर्ड बनाएंगे, आपको याद रहे आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अरे लोल कहीं का, जब तुम जीमेल बनाता है तो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ खुदे वहां पूछता है, और तू वही डेट ऑफ बर्थ गुजर दिया है पासवर्ड में। समझा कि नहीं आ गया? पासवर्ड ही सब कुछ नहीं होना। हमारा जो पासवर्ड आपको याद हो गया पता ही नहीं चलेगा, वो समझिए कमजोर है। हमारा पासवर्ड हमको याद नहीं रहता है, उसको देख के भरना पड़ता है ना। पासवर्ड बनाएंगे बबुआ लोग, यहाँ पे डायरी में लिखना पड़ता है। उस पासवर्ड में आपको कुछ कुछ वर्ड यूज करने पड़ेंगे, जैसे कोई साइन, जैसे मान के चलिए ये वाला साइन स्टार हो गया, हैश हो गया, कुछ नंबर डिजिट यूज करना पड़ेगा, एक स्मॉल तो कोई कैपिटल लेटर यूज करना पड़ेगा, ये सब टाइप करते ना। डेट ऑफ बर्थ, चलिए ध्यान दीजिए, मोबाइल नंबर का ये बना देता है। तो बताइए टोटल इनकम में से अगर हम टैक्स घटा दिए तो क्या हो गया? परियोजना। अगर हमने अपने इनकम से 1 करोड़ किसी व्यक्ति ने कमाया और इसमें माइनस टैक्स दे दिया, कितना परसेंट? 30%। कितना बचा? 70 लाख। ये इसका क्या हो गया? डिस्पोजेबल है। इस इनकम पे कोई छापा मार सकता है? कोई रोक सकता है? कुछ भी करे इस पैसे को कोई बोलने वाला है? वो अपन चोटी में बांध के घूमेगा 70 लाख, या देख ऐसे कोई बोलेगा नहीं। अगर 1 करोड़ लेके घूमे विदाउट टैक्स, इनकम टैक्स वाला पैसा चोटी दोनों काट लेगा। चलिए हमारा टैक्स नहीं दिया तुम यहाँ पे, आगे बढ़ जाए। सर आप फरवरी में ही क्यों लिए थे? फरवरी में उस समय क्लास खुला था, उसके बाद मार्च से फिर लॉकडाउन लग गया। ठीक है, तुम लोग को पता है, तू फरवरी का है पूछ रहा है। आगे बढ़े। परियोजना समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसमें लिखा है कि नहीं? एग्जाम्पल भी लिखा होगा, छोड़िए परियोजना एग्जाम्पल का। इसके बाद होता है रियल इनकम, वास्तविक आय। वास्तविक आय। अब इस परियोजना आय में से देखिए 1 करोड़ रुपया जिस व्यक्ति ने कमाया, कितना कमाया? 1 करोड़। ये इसका क्या हो गया? मौद्रिक आय। परियोजना आय कितना हुआ? 70 लाख। अब मान के चलिए इसमें वो कर्जा लिया होगा, क्या लिया होगा? कर्जा लिया होगा।
या किसी को बिल पेमेंट करना होगा, सामान खरीदा होगा, कुछ भी चीज होगा, देयता होगी, लाइबिलिटी होगी, अदायगी होगी, देना होगा उसको। मान के चलिए उसने 5 लाख रुपए किसी को क्या था, बस देना था, सैलरी के रूप में किसी को देना हो। जैसे मान के चलिए कोई 1 करोड़ कोई कमा रहा है तो खेती थोड़े कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा तो सैलरी देगा स्टाफ को, बिजली बिल देगा, डिप्रिसिएशन देगा, गाड़ी घोड़ा कुछ बिगड़ा होगा। जैसे हम लोग के कोचिंग में हर हफ्ते डिप्रिसिएशन लगेगा। आप लोग कोई ना कोई बेंच टूटे रहते हैं, कोई पंखा बिगड़ा रहता है, कभी कोई वायर केबल बिगड़ा है, तो डिप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास। मूल्यह्रास उसे कहते हैं जिसको आपने एक बार लगा दिया, दोबारा उसमें मेंटेनेंस लगना है, तो उसे क्या कहेंगे, मूल्यह्रास। उसमें हमेशा डिप्रिसिएशन, कुछ ना कुछ हमेशा इतना बड़ा कुछ ना कुछ बिगड़ने रहता है। तो वो सारी चीजों को जब घटा देते हैं, तो मान के चलिए 5 लाख रुपया उसको घटा दिए, तो इस 75 में से 5 घटाएंगे 65, वही उसका क्या हो जाएगा, वास्तविक है।